हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं HRM की। जी हाँ, HRM की 4 यूनिट कवर करवा चुकी हूँ। यूनिट आपकी 5th और 6th बची है, एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगी। कंपनसेशन एंड मैनेजमेंट कराऊंगी और साथ ही साथ यूनिट नंबर 6 एमर्जिंग हॉरिजॉन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दोनों के दोनों यूनिट इसी वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी स्टूडेंट्स तो प्लीज जाकर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो आपको यहाँ तक का कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले आप वो देख लें, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आता है कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन वाले टॉपिक को समझेंगे तो सबसे पहले आता है कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज फॉर दे कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, की क्या एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है तो क्या वो क्या क्या चीजें रिसीव कर रहा है। जो चीज वो रिसीव कर रहा है उसको कंपनसेशन बोलते हैं। जैसे सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, टिकट्स, अदर बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट उस एम्प्लॉय को मिलते हैं। ज्यादा छोटी मोटी जो कंपनियां होती है वो इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती। वो तो बस 10-12 हजार दे के बस खुश कर देती है। दिवाली में एक मिठाई का डब्बा दे दिया, काम खत्म। लेकिन जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो ये सारी फैसिलिटी देती है। तभी ज्यादातर एम्प्लॉयज MNC में भागते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में भागते हैं, या फिर अच्छी अच्छी कंपनीज में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं। कंपनसेशन प्रोवाइड होता है। सैलरी तो मिलेगी, वो तो फिक्स है ही। इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल गई, ठीक है। ट्रैवलिंग का कुछ जो है जितना भी खर्चा होगा वो मिलेगा। टिकट्स फ्री मिल रही हैं, अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब टिकट से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई पर्सन है, वो इंडिगो में जॉब कर रहा है, ठीक है, वो एम्प्लॉय है वहाँ का, तो उसको बेनिफिट मिला है कि वो इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रैवल करेगा तो उसको जो टिकट्स हैं वो कोई उसके टिकट का चार्ज ही नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए, बस उसका टैक्स लगेगा। तो ये भी क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है अच्छी कंपनी का, है ना। तो इसीलिए हम जाना पसंद करते हैं वहां पर। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है पे स्ट्रक्चर के, तो सबसे पहले बेस पे होता है। बेस मतलब बेसिक फिक्स सैलरी जो मिलती ही मिलती है। जैसे मान लो जो किसी की फिक्स सैलरी 25,000 तो है ही है, 25,000 तो है ही है, लेकिन उसको अदर बेनिफिट्स भी ऊपर से मिल जाएंगे, जिसको एक्स्ट्रा कमाई भी जिसे हम बोलते हैं। जैसे इंसेंटिव मिल गया। इंसेंटिव कब मिलता है कि टारगेट सेट होता है कि हाँ भाई, अगर आप मान लीजिए कोई ट्रैवल की कंपनी है, ट्रैवल की एजेंसी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपको फॉर एग्जांपल गोवा का पैकेज बेचना है, ठीक है। गोवा का पैकेज बेचना है 10 लोगों को, सॉरी, गोवा का पैकेज बेचना है और आपको सेल करके देनी है 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया। मैं जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इतना बोलेगी, मैंने तो आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है। ये आपको जो है 5 लाख तक का देना ही देना है। तो इससे क्या होगा, इंसेंटिव दे दिया जाएगा कि हाँ जी, उन्होंने जो पैकेज बेचा था उसमें उनको 5 लाख का फायदा हो गया। तो कंपनी ने उसको 25,000 तो दिए ही दिए, साथ में उसको इंसेंटिव भी सेट हो जाता है कि हाँ, अगर आपने इतनी सेल करी तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने 10 लाख तक सेल करवाई है तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय ज्यादातर कहीं ना कहीं एफर्ट लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सैलरी के साथ में इंसेंटिव तभी मिलेगा जब मैं अच्छा काम करूंगा, है ना। बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस देखते हैं, तरह तरह के बोनस मिलते हैं। वो पूरे मतलब कईयों को तो क्या होता है, दिवाली पे सैलरी जो है डबल मिल जाती है, कईयों को बहुत ज्यादा मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अदर बेनिफिट जैसे हेल्थ, रिटायरमेंट, पेंशन, ये सब भी मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट जॉब में पहले जो था पेंशन फिक्स थी कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। कई बार क्या होता है, रिटायरमेंट प्लान्स मिल जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आजकल हर किसी को देखते हैं हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रोवाइड करती है। डियरनेस अलाउंस हो गया, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन के लिए फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसके स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई से रिलेटेड खर्चा है या मेडिकल का कोई है तो उसमें भी उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस। तो जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है आजकल, महंगाई का रेट अब बढ़ रहा है। हम लोग पहले से ही आजकल पढ़ लेते हैं कि आज इतनी महंगाई है तो 5 साल बाद कितनी महंगाई होने वाली है ना। तो वो सारी महंगाई तो है कहीं ना कहीं आज बढ़ रही है। पहले कितना सस्ता जमाना था, आज महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है,
तो डीए भी बढ़ता जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया जाता है जो सैलरी के साथ में मिलता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमारे इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से, महंगाई के रेट से बढ़ने से अदर बेनिफिट उनको मिलते हैं। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि वो रहने का मिल जाता है, रहने का नहीं चाहते तो उनको रेंट से रिलेटेड जो भी उनका एक्सपेंस हो, जैसे कोई पर्सन है वो एसबीआई में जॉब कर रहा है, मैं एग्जांपल देती हूँ, एसबीआई में जॉब कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा है, तो अगर वो कहीं रेंट पे रहता है तो उसका सैलरी तो फिक्स है, वो तो उसको मिलेगी मिलेगी, इंसेंटिव है वो अलग है, लेकिन उसको साथ ही साथ डीए तो मिलेगा मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, जितना उसका रेंट होगा, अगर उसका 15,000 रेंट है तो वो उसको अलग से मिलेगा, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन की सैलरी जो है 50,000 है तो 50,000 तो मिलेगी मिलेगी, और 15,000 जो एक्स्ट्रा उसका रेंट है, 15,000 18,000 जो भी है वो भी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो नेट सैलरी कैसे बनती है, ये सारी चीजें जोड़ी जाती है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं सीटीसी में आपको आराम से आके पता चल जाता है, कॉस्ट टू कंपनी पता लगता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन टाइम वेज सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपके पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा हाई है, और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आपको वन शॉट में मैं कवर करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या हम इग्नू से हैं या डीयू से हैं या फिर एमडीयू से या XYZ कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहते ही है, तो आप लोगों को ये जरूर करके जाने ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टाइम वेज सिस्टम जानेंगे, फिर पीस रेट सिस्टम जानेंगे, फिर दोनों के फायदे नुकसान जानेंगे, ठीक है। अब हमने कंपनसेशन तो समझ लिया होता क्या है, लेकिन उसको जानने के बाद हमें यह भी तो पता चलेगा कि वर्कर जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको बदले में या तो दिहाड़ी मिलेगी या तो सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, जिसे हम रेम्यूनरेशन का नाम देते हैं। तो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं आप, ये तो मैं मान के चलती हूँ क्लास 11 से आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें पता ही है, वेजेस क्या होता है, रेम्यूनरेशन क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता है। तो टाइम वेज सिस्टम क्या कहता है, इन द सिस्टम द वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड ऑन द वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, नाम से ही क्लियर है कि टाइम वेज सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि एम्प्लॉय को उसके घंटे के हिसाब से, यानी कि आवर्स के हिसाब से, दिन के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट करी जाएगी, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम, जो कि नाम से ही क्लियर है, टाइम देखा जाएगा उसने टाइम कितना बिताया है, कितने घंटे दिए हैं, कितना दिन कितना टाइम दिया, उसी हिसाब से उसको वेजेस यानी सैलरी और जो वेजेस होती है दिहाड़ी जो उसको दे दी जाती है। दिहाड़ी क्या होती है, वेजेस क्या होती है, जैसे कोई पर्सन है, कोई प्लम्बर है, ठीक है, प्लम्बर का काम क्या होता है आप लोगों को पता ही है। तो प्लम्बर क्या है, नलके वगैरह ठीक कर रहा है, ये सब कर रहा है, उसका काम प्लम्बर का है, तो वो पूरा दिन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो घरों घरों में जाके अगर एक काम भी करता है तो उसके वो अपने चार्जेस है कि वो कितनी दिहाड़ी लेता है, उसके दिन के हिसाब से बंदे होते हैं, उसे हम वेजेस बोलते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में भी काम कर रहे होते हैं। तो जैसे कोई पीस बना रहे हैं या कोई सा भी काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो टाइम वेज सिस्टम के अंदर आता है कि दिन और घंटे के हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि सैलरी और वेजेस। अब वेजेस यानी दिहाड़ी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल आवर्स वर्क, जितने घंटे उसने काम किया, अगर उसने 8 घंटे काम किया तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 घंटे काम किया तो 9 आ जाएगा, इनटू वेज रेट पर आवर, यानी वेज रेट क्या चल रहा है 1 घंटे का, उसके हिसाब से उसको टोटल आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको दिहाड़ी उतनी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है टाइम वेज सिस्टम। इसके फायदे नुकसान क्या है जानते हैं। इसका सबसे पहला फायदा यह है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट है, बहुत ही सिंपल है, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ वेजेस का और आराम से पता चल जाएगा कि कितने वर्कर की कितनी दिहाड़ी बनी है। गारंटेड मिनिमम वेजेस होती हैं, यानी मिनिमम वेजेस तो बनेंगी ही बनेंगी, यानी मिनिमम तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा टाइम के हिसाब से। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, बेनिफिशियल फॉर बिगनर्स एंड लर्नर्स, जो अभी सीख रहे हैं, काम के साथ साथ कमाना चाहते हैं, छोटा मोटा काम सीख भी रहे हैं, कमाना भी चाहते हैं, बिगनर्स हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि घंटे के हिसाब से वो काम भी सीख रहे हैं, साथ साथ उनको पैसा भी मिल रहा है। इसके नुकसान क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है कि जो इंसान एफिशिएंट है, जिसको बहुत अच्छे से काम आता है, और एक पर्सन है जो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं देखा जा रहा कौन कितना एफिशिएंट है, कौन कितना एफिशिएंट नहीं है, किसको अच्छे से काम आता है, किसको नहीं आता, वो नहीं देख रहे, बस घंटे काउंट कर रहे हैं, टाइम काउंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको दिहाड़ी दे रहे हैं। सिस्टम इज अनफेयर सिंस वेजेस, वेजेस के नाम पे सिस्टम जो है वो बिल्कुल अनफेयर है। जी हाँ, बिल्कुल है। अब ये थोड़ी ना है किसी का कोई जो पर्सन है वो एफिशिएंट है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उसको अच्छे से काम आता है, अच्छी नॉलेज है, तब भी उसको उतना ही दिहाड़ी मिलनी है जितना घंटे वो काम कर रहा है। और इनएफिशिएंट भी अगर उतने ही घंटे काम कर रहा है, चाहे उसको कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो भी उसको उतनी दिहाड़ी मिल रही है। तो है ना बिल्कुल डिमेरिट की वेजेस के नाम पे बिल्कुल ही अनफेयरनेस है। तीसरा वेस्टेज ऑफ टाइम है। किसके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है? लर्नर के लिए नहीं है, क्योंकि जो सीख रहा है उसके लिए तो टाइम की वेस्टेज है ही नहीं।
लेकिन जो एफिशिएंट पर्सन है उसके लिए तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। अब एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, सब क्लियर हो जाएगा। आप वो एग्जांपल्स भी एग्जाम्स में डाल सकते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो, अगर मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर एक पर्सन है जिसका काम है पीस बनाने का, यानी कि उसको बोला है कि आपको जो है शर्ट्स बनानी है, ठीक है। बहुत तरह तरह के काम होते हैं, तो शर्ट बनाने का काम है उसका। तो अगर उसने 10 शर्ट बनाई है, अब वो 10 शर्ट वो कितने घंटे में बना रहा है, जितने घंटे देगा और वेज रेट पर घंटे का जितना चल रहा होगा तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर है। तो वही है, अलग अलग काम के ऊपर डिपेंड करता है। पीस रेट सिस्टम क्या होता है? पीस रेट सिस्टम मतलब नाम से ही क्लियर है कि हमें पर पीस जितना यूनिट हम प्रोड्यूस करके देंगे, जितने पीस हम बनाएंगे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। यहाँ कोई घंटे नहीं देख रहे कि ना ही यहाँ पे दिन देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं जितने पीस बनाओगे उतने पैसे आपको मिलेंगे और एक पीस के हिसाब से पैसे रख दिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैरी बैग का। सपोज ये कैरी बैग है, कैरी बैग का जैसे ये मान लो ये पकड़ने वाला है, ठीक है, ये थ्रेड का बना हुआ है, ठीक है, धागा लगाना है। तो उन्होंने जो वर्कर है उनको पकड़ा और बोला कि हमारे जो कैरी बैग है वो बहुत सारे बने पड़े हैं, आपको बस यहाँ पे थ्रेड लगाना है, यहाँ पे 2 सर्कल बने हैं, थ्रेड आपको जितने डालते जाओगे उतना उतना देते जाएंगे। पर पीस सपोज वो 5 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, मान के चलो। तो वो जितने पीस बनाएंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने 100 पीस बनाए दिन में, ठीक है, तो कितने हो गए? 500 रुपए बना लिए उसने दिन के, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ही होता है, पर पीस के हिसाब से होता है, जरूरी नहीं है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कैरी बैग का। ऐसा हो सकता है कि शर्ट पे बटन लगाने हैं, ठीक है, या कोई पोस्टर का काम है, या कुछ भी काम हो सकता है, वो डिपेंड करता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं आपको बस समझा ही रही हूँ कि जितना पीस बनाएगा उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, घंटे के हिसाब से नहीं है ना। अच्छा, इसके फायदे क्या है? वेज रेट इज फिक्स पर यूनिट, इट इज इजी टू प्रिपेयर बजट भी इजीली बनाया जा सकता है। एक बंदे को पता चल जाएगा कि अगर उसने एक दिन इतने पीस बनाया तो उसको पता लग जाएगा वो महीने में कितने पैसे कमा सकता है, ठीक है। सुपरविजन इज लेस, सुपरविजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है इसमें। क्यों? बस देख लिया, हाँ सही से डाल रहा है, बाकी तो फिर आगे वो सही डालेगा और देखने की जरूरत नहीं है वो काम कर रहा है या रुका हुआ है, क्योंकि उसको खुद भी पता है कि मैं जितने पीस बनाऊंगा उतने ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इसलिए सुपरविजन ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पीस नहीं बनेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, इसीलिए सुपरविजन की ज्यादा नीड नहीं होती है। डीमेरिट क्या है इसकी? बुराई क्या है? बिगिनर्स एंड एवरेज वर्कर आर नॉट एबल टू अर्न रीजनेबल वेजेस। जो बिगिनर्स हैं या फिर जो एवरेज है, जो काम को सीख चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, उन लोगों को एक रीजनेबल वेजेस दिहाड़ी नहीं मिल पाती, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जो पीस होते हैं उनके हिसाब से पैसे बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए जो बिगिनर्स हैं और जो एवरेज वर्कर हैं उनके लिए रीजनेबल वेजेस नहीं है। उसके बाद आता है वेजेस आर लिंक विद द आउटपुट। हमारे सही जाहिर सी बात है, हमारे आउटपुट के हिसाब से ये वेजेस जो है वो लिंक है। देयर में बी टेंडेंसी अमंग वर्कर टू वर्क हार्ड, और इसमें वर्कर को जो है कड़ी मेहनत की जरूरत है, तब जाके वो पैसे बना पाएगा। अगर मान लो उसकी तबीयत खराब है, वो आएगा नहीं तो उसके पैसे भी नहीं बनेंगे, है ना। अगर वो काम धीरे धीरे करेगा तो पीस कम बनाएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स इसके अंदर हैं, तो इसीलिए वर्कर को ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन मेड इन द फैक्ट्री एक्ट 1948 फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर। अब ये हमें टॉपिक समझना है कि क्या डिफरेंस है हम लोगों का एम्प्लॉय सेफ्टी का और एम्प्लॉय हेल्थ का, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और हमारे जो 4 प्रोविजंस हमें बताने हैं फैक्ट्री एक्ट जो 1948 ने प्रोवाइड किए गए हैं, एक वर्कर की हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय की सेफ्टी क्या है, एम्प्लॉय की हेल्थ क्या है। एम्प्लॉय सेफ्टी नाम से ही क्लियर है। सेफ्टी इज सिंपल टर्म मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द अकरेंस और रिस्क और ऑफ इंजर और लॉस। अगर भी किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उससे उसको फ्रीडम चाहिए, तो उसी को ही बोलते हैं एम्प्लॉय की सेफ्टी। तो एम्प्लॉय सेफ्टी का मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मशीन से सारा काम हो रहा है। अब हमने उसको कोई गाइडेंस नहीं दी, अगर उसको लग भी जाती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बोल रहे हैं ठीक है तू घर चला जा, हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्योंकि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है। अगर आज हम उसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय की सेफ्टी जो है, इसीलिए हमें ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि हमारे को उसका जो भी इंजरी हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की सेफ्टी को देखना पड़ता है। एम्प्लॉय सेफ्टी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर की प्रोटेक्शन देखनी पड़ती है फ्रॉम द डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से, वो ताकि बच सके। जैसे कि मान लो कोई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कोई प्लांट है,
प्लांट के अंदर अगर उसको जाना है तो बोलेंगे कि आप जो है मास्क वियर करके जाना, ग्लव्स पहन के जाने हैं आपको। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज का काम करवा रहे हैं उससे। तो आपको उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, उसको पूरी गाइडेंस देनी है कि हाँ भाई अगर ये काम करना है तो आपको ऐसे से करना है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अगर हम उसे नहीं बताएंगे, उसको कोई इंजरी हो भी जाती है तो भी उसकी सुननी पड़ती है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। एम्प्लॉय हेल्थ क्या होता है? एम्प्लॉयर्स शुड इंश्योर दैट दे एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ सेफ इन्वायरमेंट। एक सही वातावरण में, सेफ इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय से काम करवाया जाए। ये नहीं है कि हाँ जी फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, या कोई भी XYZ कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। तो हमें एम्प्लॉय की हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है, ऐसे वातावरण में उससे काम करवाना है जहाँ पे उसको कोई भी डैमेज या कोई भी डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट है हमारे कुछ प्रोविजंस है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर के लिए बताया गया। सबसे पहले क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जहाँ पे हम उसको बुला रहे हैं वो वहाँ पे साफ सुथरा हो। भाई ये थोड़ी ना है कि वहाँ पे हम पैसे बचाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झाड़ू ही नहीं लगवा रहे, मेड ही नहीं बुला रहे, गंदगी पड़ी हुई है, इससे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, है ना। तो क्लीनिनेस सबसे पहला। ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय के लिए, कि पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि वो आराम से पानी पी सके, और RO वाटर जो भी है। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम नॉइस। नॉइस से हम लोग ये समझ सकते हैं, ये नहीं है कि ऐसी जगह ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारा दिन DJ ही बज रहे हैं, या सारा दिन मतलब गाड़ियां ही चलती जा रही हैं, या वहां से उसको नॉइस क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें भी वर्कर के प्रोविजंस के अंदर बताई गई है। डस्ट कंट्रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओवर क्राउडिंग भी नहीं करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। ये नहीं है कि भाई सस्ते से सस्ता एम्प्लॉय बुला लिया है और दिहाड़ी देने के लिए ओवर क्राउडिंग कर लिया, तो वो भी नहीं करनी है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, जिसे हम शॉर्ट में HRIS भी बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे हम लोग मैनेज सर्विस दैट प्रोवाइड अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड व्यूज ऑफ द डेटा दैट आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? बेसिकली सिंपल सा अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि HR का जितना भी काम है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से किया जाएगा, उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली इट इज द इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड IT थ्रू HR सॉफ्टवेयर। मतलब ये बेसिकली एक इंटरैक्शन है किसका? ह्यूमन रिसोर्स का, यानी HR का, और IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किसके थ्रू? HR सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम किया जाने वाला है। इससे क्या क्या होता है? HR कॉस्ट इज इफेक्टिव मैनर हो जाता है ना। साथ ही साथ बोथ द एम्प्लॉय एंड द मैनेजर इंक्रीजेस, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालाइज ऑफ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। इससे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन का भी पता चलता है। हम सारी चीजें देख चुके हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसका जब प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है? रिक्रूट करना, एप्लीकेंट्स ट्रैकिंग, पेरोल टाइम, अटेंडेंस हो गई, परफॉर्मेंस अप्राइजल हो गया, बेनिफिट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस हो गया। मतलब सारा का सारा इसके अंदर आएगा, जो कि IT की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाएगा। HRIS क्रिएट अ डेटाबेस टू बी यूज एट वेरियस पॉइंट पे इसको यूज किया जाएगा। जैसे ट्रांसफर कितना करना है, प्रमोशन करना है, सैलरी कितनी बढ़ानी है, प्लेसमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे की जाएगी, ठीक है ना। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक है ये, उसके बाद ये पूरा HRM समाप्त हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट फॉर डाउन साइजिंग, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। डाउन साइजिंग होता क्या है? तो डाउन साइजिंग मीन रिडक्शन ऑफ द कंपनी लेबर फोर्स, यानी जो लेबर फोर्स होती है, जो लेबर जो है वो काम कर रही है, उसे हम लेबर फोर्स बोलते हैं। और जो लेबर फोर्स होता है जब उसको कम कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है, रिडक्शन हो जाती है, तो उसे हम डाउन साइजिंग बोलते हैं। रेड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के साइज को कम करना, बाय एलिमिनेटिंग वर्कर, यानी कि वर्कर को एलिमिनेट कर देना, वहां से निकालना, एंड डिवीजन विद इन द कंपनी, कंपनी में डिवीजन दे देना। जैसे हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पढ़ी। लेकिन हमने उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था परफॉर्मेंस अप्राइजल, वो हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज आकर देखें। उसी से पता चलता है हम लोगों को कि अब हमें डाउन साइजिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है ना। कि जो एम्प्लॉय बिल्कुल थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ कर लेगा, मेहनत नहीं कर रहा था अभी तक, लेकिन उसको समझाया, उसको ट्रेनिंग दी, बट वो कर रहा है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, सुनने के बाद भी नहीं कर रहा, तो हमें बिल्कुल अपनी लेबर फोर्स को हम लोग जो है कम कर देते हैं। वो चाहे कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे डाउन साइजिंग का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है।
नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जिसे वीआरएस भी बोलते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, वीआरएस इज ऑप्ट बाय द कंपनी दैट फेस द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस लेबर। इसका मतलब क्या है, सरप्लस लेबर मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय चाहिए थे 2 और उसके बदले 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि सरप्लस में है, सच कंपनीज हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रा वर्कर, और वो जो कंपनी है वो एक्स्ट्रा वर्कर को हटाना चाहती है। भाई चाहिए थे 2, अभी 8 है, तो 6 एक्स्ट्रा है, 6 को निकाल दो। तो क्या 6 को कैसे निकालें, तो उसी को रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम बोली गई है। क्यों बोला गया है, इसके लिए क्या होता है कि उन्हें 1 साल के लिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए निकाल दिया जाता है, रिटायरमेंट दे दी जाती है, और उनको सैलरी वैलरी कुछ नहीं देते, सीधा यही बोलते हैं आपको कहीं जाना है, कहीं घूमना है, या कोई भी आपको स्टडी रिलेटेड काम है या कुछ भी है वटेवर, तो आप जा सकते हैं। तो आप जो है 1 साल 2-4 महीने के लिए जा सकते हो, उसके बाद जब हमें ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई सैलरी का कोई रोल नहीं होता, बेसिकली वही एक रिटायरमेंट स्कीम कहलाई जाती है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम बोला जाता है उसको। और ये ज़्यादातर जो है बहुत सारे कंपनीज में देखी भी जाती है, बट ये एक तरीके से बहुत इसके ड्रॉबैक्स हैं कि ये नहीं है कि किसी को भी आपने ऐसे निकाल दिया, बट क्या करें, उनके पास सरप्लस हो जाता तो उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, तो इसीलिए उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का नाम दिया गया है। आई होप आपको क्लियर है, मैंने सब कुछ करवा दिया है। अब आएगी वन शॉट आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, प्रीवियस पेपर डिस्कस कर दूंगी, ताकि आप लोगों का एचआरएम का पेपर आराम से हो सके। तो सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है जुलाई में, उससे पहले वन शॉट मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको इस वक्त क्या किस सब्जेक्ट की नीड है, कौन सी वीडियो की नीड है, तो वो आप तक टाइमली पहुंचती रहेगी। इसलिए कमेंट जरूर करना, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।